गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको लास्ट लेक्चर में दिया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन और आपको ये बताया था कि दो स्टूडेंट जिनके पास मैथ है उनको पता होगा कि इंटीग्रेशन होता क्या है। और आपको ये भी बोला था कि फॉर द पॉइंट ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू डिराइव द इक्वेशन, मगर आपको फॉर्मूला याद करना है कि वाइल यू आर गेटिंग ए प्रॉब्लम टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, तो आपको फॉर्मूला याद करना है। ओके, तो यहाँ पे हम वही चीज़ प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट के लिए कि हमें चलना है नेक्स्ट के लिए। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया ज़ीरो ऑर्डर का। तो इक्वेशन कहती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपका स्लोप था, याद है? तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेंशन कर रखा है इफ़ यू आर गेटिंग दैट। तो जैसे मैथ की इक्वेशन में लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कि कौन सा इंटरसेप्ट है और कौन सा स्लोप है, यू कैन ईजली फाइंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट जैसे ही हमने बेटे ज़ीरो ऑर्डर किया वैसे ही हम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। ओके, it means the first order reaction means the any reactant react to form the product. It means any one of the concentration of reactant is responsible to form the product, कि उसमें से कोई एक जिम्मेवार है। तो यहाँ पे हमने देखा है डी आर अपॉन डी टी, तो यहाँ पे वन आ गया तो आर का आर है। जब मैं डी आर डी टी में डी टी को ऊपर ले गया तो डी आर कहाँ ले आया, नीचे ले आया, नीचे ले आया। अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड, जब डी आर अपॉन आर होता है तो उसे बोलते हैं इंटीग्रल आर। क्या बोलते हैं? आई एन आर। ओके, दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन। तो जब फॉलो करते हैं तो हम इसको फॉलो करते हैं कि जब चलते हैं, देखो ध्यान से देखो इसको। ओके, तो आप ये फाइंड करोगे कि सर ने क्या कर रखा है, कैसे क्या कर रखा है, तो आप समझोगे कि हाँ, ऑलवेज रिमेंबर डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू इंटीग्रल आर। डी आर अपॉन में आर इज इक्वल टू इंटीग्रल आर। ओके, प्रोसीड नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसी टॉपिक पे ध्यान से देखो कि मैंने गलती से पढ़ी। तो यहाँ पे हो गया इंटीग्रल आर हो गया के टी आई। इफ़ टी इज इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू पुट करोगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगी ये। और इसी इक्वेशन को आप पुट करके आगे चलोगे तो आपका एक इक्वेशन बन जाएगी, नई इक्वेशन बन जाएगी, दैट वी कॉल्ड एज, ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन, ये और ये। व्हेन द इंटीग्रल को जब हम लॉग नेचुरल में चेंज करते हैं तो अपने आप से वैल्यू 2.303 लगा लेते हैं बेटे। क्या लगाते हैं? जैसे मान लो कि आपको 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आप 100 अपने आप से लगा लेते हो। सिमिलरली व्हेन द इंटीग्रल और द लॉग नेचुरल वैल्यू चेंजेस टू ए लॉग, इंटीग्रल इज नथिंग बट एक लॉग नेचुरल होता है, जब उसको लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 वैल्यू अपने आप ही आ जाती है। तो फॉर्मूला चेंज होकर बन गया ये, जिसको आपने न्यूमेरिकल के लिए याद करना है, और दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर आई मेकिंग स्टार। अब मुझे ये बताओ बेटे, जो फॉर्मूला को सिखाया है मैंने, अगर कोई तुमसे पूछे हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो आप क्या बोलोगे? कि सर कहने का मतलब ये है कि जो हमने इनिशियल रिएक्टेंट लिया है जब उसकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, यानी अगर आर नॉट 100 है तो आर इक्वल टू 50 हो जाए, उसके हाफ वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो वी अज्यूम सेम।
आर नॉट को आर नॉट लिया, आर को लिया आर नॉट अपॉन में 2 और टी को लिया मैंने क्या लिया टी हाफ एंड दिस वैल्यू आई हैव इंटरप्रेटेड इन द गिवन इक्वेशन। तो मैंने सॉल्यूशन दिखा, सॉल्व करा और देखा, क्या देखा कि टोटल आंसर कम्स आउट टू बी 0.693 equal to K. It means the half-life for the first order reaction is independent to the initial concentration of reactant. क्योंकि फॉर्मूले में कोई R नहीं आया, ना ही R नॉट आया, कुछ भी नहीं आया, तो मतलब कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए जितने भी बेटे फॉसिल फ्यूल स्टडी होती है, आर्कियोलॉजिकल स्टडी होती है, डिकम्पोजिशन स्टडी होती है, उसके लिए कभी भी याद रखना कि वी ऑलवेज टेक एज फर्स्ट ऑर्डर। क्या लेते हैं मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं। कभी भी दिन में रखना, वेन एवर द क्वेश्चन कम्स, फॉसिल फ्यूल स्टडी, आर्कियोलॉजिकल स्टडी, ए डिकम्पोजिशन स्टडी, ए मनी ए पर्सन गेट बरीड इनसाइड द अर्थ फॉर द मैनी ईयर्स, तो याद रखना ऑलवेज कैलकुलेट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेदर इट इज रेट कांस्टेंट और अ हाफ लाइफ। ओके, तो जब प्रोसीड करते हैं तो हम आगे पहुंचते हैं। ये ग्राफ बना रखा है, ग्राफ दिखा रखा है कि ग्राफ अकॉर्डिंग टू y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो इस इक्वेशन भूलना मत बेटे, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी कि व्हाट इज़ द इंटरसेप्ट एंड व्हाट इज़ द स्लोप एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। ओके, और एक बात कॉमन, जिस ग्राफ में लॉग मिल जाए वो फर्स्ट का है और जिसमें लॉग का कुछ ना मिले वो जीरो ऑर्डर का है। ओके, दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू कन्वर्ट द आंसर। ओके, इन चीज़ों ध्यान रखना बेटे, और दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे दिया टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन। एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सपोज आई हैव कम एज ए गेस्ट इन योर हाउस, मैं घर पे आ गया आपके, और इफ़ यू वांट टू हैव ए कप ऑफ टी, कि मैं अपने सर को कप ऑफ टी देना चाहता हूँ, चाय देना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे? आप जल्दी से चाय बनाओगे और चाय बनाने के लिए गैस को तेज कर दोगे। हायर द टेम्परेचर, soon the reaction will take place and soon it will form product। मगर आपका मन ही खराब हो और आप चाहते हो कि मैं क्यों सर को दूँ, सर तो वैसे तंग करता है, डांटता है, मारता है, ड्रामा करता है, तो आप गैस को स्लो कर दोगे। इट मीन्स टेम्परेचर इज लो, द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, तो चाय बनने के लिए 10, 15, 20 मिनट लग जाएंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ओनली द डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है बेटे कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं रिएक्टेंट के कोलाइड मोर रैपिडली एंड गिव द इफेक्टिव कोलिजन दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग आउट द नेट इफेक्ट। और वो ही बोलते हैं कि दैट इज द मेन रेस्पॉन्स फैक्टर टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड एनर्जी और द एक्टिवेशन बैरियर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो मैंने आपको ना यहाँ पे सारा एक वर्ड एक डिटेल थ्योरी दे रखी है। डिटेल थ्योरी का मतलब बेटा हुआ कि आप ना इसको टेक और टाइम सोचो कि दुनिया में एक समय आता है जब हमारा काम होता है और समय को हम बोलते हैं, उस समय को एक्टिवेशन बैरियर, और तभी हमारा काम होता है और देन वी आर हैप्पी। तो आई थिंक गिवन द क्वेश्चन सेम थिंग मैंने दे रखा है कि आप इसको फॉलो करोगे तो चलोगे। ठीक है बेटा, तो दैट इज़ द मेन होप, ये करना है। तो उसका जो भी दैट वी कॉल्ड एज समेटिव, तो उसका इंग्लिश लिख रखी है। अगर आप बच्चे लोग, इफ़ यू आर गेटिंग द पॉइंट एंड यू आर वेल अंडरस्टैंड अलॉन्ग द टॉपिक, तो आई थिंक यू कैन राइट in your own language that is more beneficial than compared to us। कहते हैं बेटे कि हम एक सिंपल बोलते हैं कि सर जो आपको समझ आता है वो आप लिख के दे दो,
The theory is the main. On that point is helpful in future. आप लोग सब पढ़ रहे हो, सब देख रहे हो। बेटे बोलते हैं ना कि अच्छा समय का हम कब पता लगता है, जब समय निकल जाता है ना, तब हमें पता लगता है कि हाँ भाई ये समय बढ़िया था, या इसने हमें सिखाया था, बढ़िया था। तो आपको आज भी मैं कह रहा हूँ, फॉर द 12th क्लास इफ़ योर नॉलेज, लर्निंग एंड द इंग्लिश pronunciation and the English making is good, then you are very good for the non-medical medical student. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल, राइटिंग स्किल बढ़िया है, तो आपको nobody can beat you in ever life. तो आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो, और दैट इज़ द मेन होप। आई होप कि आप इस बात समझो कि सर कहना चाहते हैं, सर कहना क्या चाहते हैं, जिससे आप बढ़िया कर सकते हो। ओके, तो दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। आप इस टॉपिक पढ़ना, अगर तब भी प्रॉब्लम पड़े तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड कॉल मी। आई विल वेरी मच अप्रिशिएट दैट यू आर वेरी मच वरीड अबाउट योर स्टडी। ओके, तो दैट इज़ अ गिवन कि किसने क्या खोज की थी। बात बोलते हैं, इंसान तो वही पढ़ाता है बेटा जो लिखा होता है, मगर तरीका कैसे करना है वो आपने सीखना है। और आई होप कि आप सीखोगे और कुछ मेहनत करोगे, जिससे कि आपका आंसर बढ़िया आए। और यही बढ़िया चीज़ ना मैं आपसे होप करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप सीखें। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है आपको, अर्निश इक्वेशन दे रखी है, और इसको डायरेक्ट वही सेम तरीके ड्राइव कर रखा है कैसे करना है। तो आपके लिए जो कॉमन है वह है फार्मूला, कि आपने फार्मूला कैसे करना है, क्या करना है। ओके बेटा, और दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।